स्टार्ट कर दीजिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा जो करेंट अफेयर समाचार पत्रों के माध्यम से जो हाईलाइटेड और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीटी मेंस के लिए उपयोगी था, वह बीच में रुका हुआ था। इसलिए मैंने सोचा, कई बार डिमांड हुआ आप लोगों का कि सर करेंट अफेयर्स को कंटिन्यू किया जाए, तो पुनः हमने कहा कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा करेंट अफेयर्स है समाचार पत्रों के जो छप रहे थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है, वह 12, 13, 14 या 3 दिनों के समाचार पत्रों का कलेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। और जो हम लोग का जो सीरीज था उसमें पीटी, मेंस, एसए और इंटरव्यू सभी दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाते थे ये, और उपयोगी हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब समाचार पत्रों का डेली अध्ययन कर रहे होंगे। कोई भी राष्ट्रीय संस्करण, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी पढ़ रहे होंगे, लगभग न्यूज समान ही होता है, कुछ न्यूज में डिफरेंस होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह पीटी, मेंस, एसए सबका हमने लिखा है। तो पीटी का पहले इस पे देखते हैं। नंबर पहला जो पेज है उस पे क्या क्या है, न्यूज क्या है हमारा। वो न्यूज है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता जो ब्रिटिश काल से जो कानून चले आ रहे थे, आईपीसी का नाम सुने होंगे, सीआरपीसी या अदर जो आप कानून सुन रहे थे 1860, 1974, उसे अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि इसे बदल दिया जाए, गुलामी का कानून है। तो यह न्यूज काफी पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाते हैं। तो हम लोग इसको देखने का काम करेंगे। एक समाचार पत्र में न्यूज क्लिक का चर्चा आप सुन रहे होंगे, क्योंकि यह जो चर्चा है जो आप देख रहे हैं भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए, तो इसको समझेंगे कि आखिर क्या है, यह आपको कहीं ना कहीं मदद कर जाएगा। तीसरा जो न्यूज था, आप पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद हैं, उनको निलंबित, लंबे समय के मतलब अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी हो जाता है। चौथा जो है, चीन द्वारा पुनः जो है श्रीलंका के क्षेत्र में जासूसी आर्मी जासूसी जो शिप है वो खड़ा किए हुए है। 2022 में भी ऐसी घटना देखी गई थी, 2023 में है। तो इसको भी जानने की आवश्यकता है। यह आपके पीटी, मेंस, इंटरव्यू सभी जगह से पूछे जा सकते हैं। चौथा जो हमारा न्यूज है पीटी के दृष्टिकोण से, अमेरिका के मायुई द्वीप में आग लगा है, भयंकर आग लगी हुई है, इस भी जानने की आपको आवश्यकता है। 5वां जो हमारा न्यूज है, मालाबार सैन्य अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो यह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो जाता है। अगला जो हमारा न्यूज है, नाइजर में सैन्य तख्तापलट, 250 भारतीयों को विदेश मंत्रालय के द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया कि आप वहां से निकलने का प्रयास करें, तख्तापलट। यह इस चैप्टर पे हमने एक एस्से बनाया है, न्याय समय पर नहीं मिलना अन्याय ही है। 800 वर्ड में आप एस्से का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर समय पर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो भी अन्याय के बराबर है, क्योंकि न्याय जो है वह मान के चलेंगे कि नेचर द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और जब हम कानूनी प्रक्रिया में आते हैं, अगर विलंब होता है तो आपके मौलिक अधिकार का क्या होता है कि उल्लंघन होता है, और उससे क्या होता है कि आप पीड़ित और प्रभावित होते हैं, अंततः आपका जीवन जो है दुखदायी होता है। तो इसलिए इसको इससे हमने निर्धारित किया। दूसरा, मेंस का जो प्रश्न बनने लायक है, इस पर मैंने कोशिश किया है कि आपके 38 नंबर प्रश्न हो, 8 नंबर हो, 10 नंबर हो, सबका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन कानून व्यवस्था में सुधार से न्याय प्रक्रिया में न्याय मिलना सरल होगा, टिप्पणी करें। यह जो आपका पहला है कि ब्रिटिश कालीन कानून व्यवस्था में सुधार से न्याय प्रक्रिया में न्याय मिलना सरल होगा, टिप्पणी करें। यह आपको लिखना चाहिए, इस प्रश्न का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, चीन भारत संबंध जटिलताओं के चरम बिंदु पर है, इसका समाधान बताइए। सीधा सीधा प्रश्न है कि चीन और भारत के बीच और नेबरिंग कंट्री से कई बार मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन एक्ट 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की समीक्षा करे। यह तीसरा प्रश्न है, आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। मेंस के दृष्टिकोण से बढ़ते हैं अगले पेज पे जब हम आते हैं तो पीटी में देखते हैं कि क्या न्यूज है हमारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। लूना 25 मिशन जो रसिया के द्वारा 47 साल बाद चंद्रयान की तरह ही यह चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, तो यह क्या फायदा है दुनिया और रूस को, इसके बारे में आप जानेंगे। अगला जो हमारा जो न्यूज है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन एक्ट 2023, इसको भी समझने का काम करेंगे, अभी पीटी के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है।
अगला न्यूज था संत रविदास मंदिर का उद्घाटन माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो संत रविदास एक समाज सुधारक, एक कवि, एक दार्शनिक थे, जिनका जो उपदेश है वो उपदेश चमार समाज से बिलोंग करते थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ और आपको पता होगा कई सारी कहानियां इनसे जुड़ा हुआ है कि एक ब्राह्मण जब गंगा स्नान के लिए निकले तो कुछ पैसे देने के बाद सोने का बाला के रूप में मिला, तो वो कहानी भी आप इनसे जुड़ा हुआ है। और इन्हें आपको जो गुरु ग्रंथ मतलब आदि गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी इनके विचारधारा को समाहित किया गया है। तो रविदास साहब के बारे में भी यूपीएससी पे प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर, भक्ति, सूफी संत के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और प्रश्न था खेल पेज पे, एशियाई चैंपियनशिप पुनः क्या हुआ है कि भारत ने क्या किया है कि चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप जीतने का काम किया। तो यह भी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित हो जाते हैं, तो यह भी जरूरी है। अगला जो प्रश्न है, कोलकाता में बैठक हो रहा है G20 का भ्रष्टाचार मामले में, G20 बैठक, यह भी काफी उपयोगी हो जाता है। यह बैठक मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है, आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो यह भी आप जानेंगे। यहाँ पे बिहार का पहला हाथी गलियारा, यह प्रश्न आपसे अच्छा खासा प्रश्न आपको पूछने की संभावना होगा। कारण क्या है कि बिहार में पहला हाथी गलियारा जमुई में बनाया जा रहा है। टोटल 150 हाथी गलियारा है। हाथी परियोजना 1992 यह भी याद रखना चाहिए। यह भी आपके लिए उपयोगी होता है। नई हरित क्रांति की बात हुई है क्योंकि डीएपी नैनो का इफ्को का आप देखेंगे कि नैनो रूप में लिक्विड रूप में क्या है कि आप गुजरात के कांडला क्षेत्र में एक प्लांट लगाया जा रहा है, उर्वरक प्लांट लगाया जा रहा है। तो नई हरित क्रांति, तो हम लोग सीखेंगे कि नई हरित क्रांति के क्या फायदे हैं। इससे पहले हम लोग प्रथम हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की चर्चा करेंगे, यह भी जानकारी मिलेगा इस चैप्टर में, और वह भी आपके इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। तो आपको लिंक करके पढ़ना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। इसमें हमने एस्से का जो टॉपिक बनाया है, अब एस्से पे लिखा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एस्से के लिए 2 एस्से हमने लिखा है। अपनी मुश्किलों का दोष दूसरे पर मढ़ने से हल नहीं निकलता। आप इससे एक एस्से के रूप में प्रैक्टिस करेंगे 800 वर्ड में। दूसरा, जो बंधु हमारे बिहार से रिलेटेड करते हैं, जिनका फोकस बीपीएससी पे है, उनके लिए मैंने एक लोकोक्ति या मुहावरे कह सकते हैं कि हमने रखा है कि खेत खाए गदहा मारल जाए जुल्हा। खेत खाए गदहा और मारल जाए जुल्हा, इसको आप पहले क्या करेंगे कि इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं अमूर्त दिखाई पड़ते हैं, तो अमूर्त का आपका दायित्व होना चाहिए कि सर्वप्रथम आप क्या करें कि आपको उसके सब शीर्षक में टाइटल को बदल दें। शीर्षक जो आपका है उसको सब शीर्षक टाइटल में बदलें, और फिर आप वहां से क्या करें कि एक बेहतर किसी कहानी, किसी कथन, किसी कवि का विचारधारा से आप क्या करें कि भूमिका 100 से 150 वर्ड में लिखने का काम करें। उससे पहले आप रफ में क्या करें कि जो मेन बॉडी होता है उसके सभी पार्ट्स, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जितना आप सोच सकते हैं सभी को लिंक कर लें, सब लिंक कर लें, पक्ष और विपक्ष को देख लें, और तब क्या करें कि लास्ट में आप क्या करेंगे कि लिखना शुरू करेंगे, और अंत में 100 वर्ड उसका 600 से 700 वर्ड लिखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिखने का काम करेंगे जो 100 से 125 वर्ड में होगा। और वह निष्कर्ष अंततः आप क्या करेंगे, किसी कविता, कहानी, दोहे पर ले जाकर एंड करेंगे। एक कसाब जरूरी होता है निबंध में, आपको बांध कर रखना पड़ेगा, शुद्धि भी ध्यान देने की जरूरत होता है, मैं, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सभी चीजों पर आप ध्यान देते हुए अगर एक कसाब के साथ लिखते हैं, और यह अभ्यास का चीज है, बगैर अभ्यास आप बेहतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोना को चमकने के लिए प्रत्येक दिन तपना होता है। कई बार आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे, कई बार हेल्थ इशू आ जाएगा, लेकिन अगर विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, जीत सकते हैं। विवेकानंद ने कहा कि युवाओं, आपका जो शरीर है वह लोहे जैसा है, आपका जो नस है कैसा है, स्टील जैसा है, और आपको क्या करना चाहिए कि लगातार काम करना चाहिए अपने लक्ष्य के दृष्टिकोण से, और आप बेहतर लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। इससे प्रश्न आया मेंस के दृष्टिकोण से, जो मेंस में हमने जो प्रश्न बनाया, आगे आप देखते चलेंगे कि संसद द्वारा पारित डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा कानून 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ होने वाले लाभों का भी चर्चा करें, क्योंकि आपको पता है कि निजी आप मौलिक अधिकार जो प्राइवेसी है, 2017 में पुट्टा स्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि आर्टिकल 21 में उसको जगह दिया कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है डाटा बिल पर। 2018 से ही भारत सरकार का प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनियां किसी व्यक्ति का डाटा चोरी करती है,
तो उस पर जुर्माना का प्रावधान है, कई तरह का लाभ इसको दिखाई पड़ेगा। तो आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का फ्रेम करते चलें और जिस फॉर्मेट के लिए आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ईटीसी जितने भी कार्यक्रम को आप दे रहे होंगे उसके लिए आप काफ़ी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और इसके कमियों पर चर्चा करें तथा नई हरित क्रांति की महत्वपूर्ण पहल क्या है। पहले जो हरित क्रांति है उसको चर्चा करिए, उसमें कौन सी कमी है उसको काउंट कराइए, गिनाइए, और उसके अलावा जो नया हरित क्रांति की बात हुई है, नई हरित क्रांति में कौन कौन से विजन है उसको आपको बताना चाहिए। तो यह मेंस के दृष्टिकोण से लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस पर कि ब्रिक्स बैठक जो साउथ अफ्रीका में होगा, आपको पता ही है कि पहले ब्रिक था, गोल्डमैन का नाम सुने होंगे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो होगा ब्रिक देशों का होगा। वही ब्रिक पहले 2009 तक 6 से 9 में पहली बार याटिनबर्ग रसिया में आया था ब्रिक। उसके बाद 10 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में क्या हुआ कि उसे साउथ अफ्रीका को लाने के बाद ब्रिक्स हो गया और पुनः साउथ अफ्रीका में बैठक होगा। इस बैठक से रिलेटेड है कि ब्रिक्स बैठक 2023 विश्व के लिए उपयोगी होगा, टिप्पणी करे। यह 8 नंबर का प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को अभ्यास करते चलेंगे। हम केवल शीर्षक पे बात कर रहे हैं, न्यूज पे अभी हम लोग आए नहीं है। अगला जो हमारा पीटी का और जो प्रश्न था, हेरोन फॉर्म टू ड्रोन, यह क्या है। तो आप इजरायली ड्रोन है और इसे जम्मू लद्दाख के क्षेत्र में लगाया गया है, तो यह भी याद रखिएगा। ब्रिक्स बैठक हम लोग चर्चा करेंगे पीटी के दृष्टिकोण से। ब्रिक्स बैठक दक्षिण अफ्रीका, यह भी देखेंगे। और लास्ट में राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट, 17 राज्यों के जो राजकोषीय स्थिति वर्तमान में अनुमानित जो होता है और संशोधित होता है। अनुमानित जो 23-24 का होगा वो अनुमानित होगा, जो 22-23 का होगा वो आपको संशोधित होगा। इस पर किन राज्यों की बेहतर स्थिति है, तो महाराष्ट्र अच्छी स्थिति में, छत्तीसगढ़ गरीब जैसा राज्य, छत्तीसगढ़ दूसरे पोजीशन में, तीसरे नंबर पे तेलंगाना का है। तो अंतिम खराब स्थिति पश्चिम बंगाल का है, सबसे खराब स्थिति में। उसके बाद पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का स्थिति बनता है। तो यह भी न्यूज आर्थिक दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं पहला न्यूज की तरफ। अब आपको जो हमारा भारतीय कानून में जो बदलाव किया गया है उससे रिलेटेड कानून है। तो जब आप इस चैप्टर को हैंडल करना होगा, इंटरव्यू, पीटी, मेंस, तीनों के दृष्टिकोण से मैं बात समझा रहा हूं, उसको आप समझते चलेंगे। तो पहला कि भारतीय कानून में बदलाव, वर्तमान सरकार का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों बदलना है। तो उनका कहना है कि गुलामी दौर ब्रिटिश पीरियड का जो कानून है वह हमारे आज की आवश्यकताओं और अनुरूप के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसमें सुधार करना आवश्यक है। इसलिए यह बिल लाया गया और बिल के बाद क्या हुआ कि इसे आपको देख पाएंगे भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक। तो इसमें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या जानना चाहिए। तो पहला कि भाई सुधार कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी जानेंगे हम लोग, पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जानेंगे, और इसी दोनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता को लाया गया है। इस चैप्टर में मेंस के दृष्टिकोण से भी उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि अब जो आप अगर किसी तरह का गलती करते हैं, छोटा मोटा गलती में आपको कई बार क्या होगा, सोशल काम दिया जाएगा, मंदिरों का साफ सफाई, ट्रैफिक वाला काम। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्याय त्वरित मिले, बहुत जल्दी मिले, उसके लिए क्या है कि आप इसमें देख पाएंगे कि आपको क्या किया जाएगा कि बहुत जल्दी फास्ट तरीके से न्याय मिलेगा। साथ में जो तकनीकी पक्ष है उसका भी सहारा लिया जाएगा कि जिससे व्यक्ति को न्याय मिल पाए, समय पर न्याय मिले, क्योंकि लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण अगर बनना है तो टाइम पे आपको न्याय मिलना ही चाहिए, नहीं तो लंबी प्रक्रिया में गुजरते हम लोग रहते हैं, घिसते रहता है मानव और उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इसी का बात करते हैं। तो पहला इंडियन पिनल कोड, ठीक है। जब इंडियन पिनल कोड की आपसे बात पूछे तो पहला जवाब आना चाहिए कि सर यह ब्रिटिश पीरियड के समय में बनाया गया, 1860 में बनाया गया कानून है। इसमें 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि प्रथम विधि आयोग जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में गठित हुआ था, उसी का सहारा लिया गया था। और इसे इंडियन पिनल कोड को आप क्या बताएंगे कि इसे सर क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण भारत में एक समान कानून की व्यवस्था को लाना। इसका मतलब है कि ब्रिटिश पीरियड से पीछे जो न्याय प्रक्रिया, उससे पीछे जब जाएंगे तो मध्यकालीन न्याय प्रक्रिया और या प्राचीन न्याय प्रक्रिया जो भारत का, वह कहीं ना कहीं
अलग अलग वर्गों के हिसाब से, कास्ट, धर्म, जाति के हिसाब से न्याय मिलता था। इस कारण से भले ही ब्रिटिश उद्देश्य रहा होगा, लेकिन इसने समरूपता लाने का काम किया और सभी को एक तराजू पे रखा। वह राजा है या रंग, न्याय की प्रक्रिया में आप सब बराबर हैं। इसलिए उद्देश्य था संपूर्ण भारत में एक समान कानून को लागू करना। लेकिन समयानुसार यह कानून क्या है कि आज सुटेबल नहीं है, आज डिमांड बदल गया। तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य सही है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि भाई इंडियन पिनल कोड 1860 को क्या करे, डिमोलिश कर दे, समाप्त कर दे, और उसके जगह पे न्याय प्रक्रिया को सुलभ कराने के लिए ही भारतीय न्याय संहिता विधेयक को लाया गया है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये बता लेंगे भारतीय इंडियन पिनल कोड, इसी में जो आपको क्रिमिनल कोड कहते हैं, इंडियन पिनल कोड को जो आप पढ़ेंगे, आईपीसी को जो पढ़ेंगे, तो इसमें अपराधों की परिभाषा दी गई है पहला, और इसमें दंड का प्रावधान है कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड आपको मिलेंगे, कितना दंड मिलेंगे, तो आईपीसी के तहत आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 6 अक्टूबर आप देख पाएंगे कि 6 अक्टूबर 1960 को यह कानून पास हुआ है। तो याद रखना है 6 अक्टूबर 1960 को पास हुआ है, और 1 जनवरी 1862 से क्या हुआ कि यह कानून इंडियन पेनल कोड लागू हो गया। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि यह सेना पर लागू नहीं होता, यह कानून सेना पर लागू नहीं होता है, तो यह याद रखिएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे सीआरपीसी वह भी आईपीसी का ही हिस्सा है। सीआरपीसी, तो इसमें सीआरपीसी में क्या है कि 484 कानून या धाराएं हैं। यह इसका जनक भी मैकाले है, इसका जनक भी लॉर्ड मैकाले ही है। इसको जो आप क्या करेंगे कि पूछेगा डिफरेंस, तो ये आपको बताना है कि सर उसमें तो आईपीसी में क्या है कि अपराध और दंड की प्रक्रिया है, लेकिन सीआरपीसी में क्या है कि पुलिस जो अनुसंधान करती है उसके बारे में बताया गया है, उसको राइट्स दिया गया है कि पुलिस किस केस को कैसे अनुसंधान करेगी, कौन कौन से साक्ष्य होगा, किससे संदिग्धों का पहचान। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपना कानून एफआईआर दर्ज कराता है, तो एफआईआर दर्ज कराने का मतलब है कि वह आईपीसी के तहत दर्ज हो रहा है। पुलिस इसका इस्तेमाल किसी मामले की जांच के दौरान करती है। सीआरपीसी दरअसल पुलिस थाने में मामले को जो दर्ज कराया जाता है वह आईपीसी के तहत होता है, लेकिन उसमें कई मामलों को आगे क्या करता है कि पुलिस जांच करता है, तहकीकात करता है, इंक्वायरी करता है। वह जितना जो आप ऐड करते हुए दिखाई पड़ेगा, जांच प्रक्रिया, चार्जशीट दायर करना, डेली डायरी रूटीन आता है, यह सभी जो है सीआरपीसी के तहत आता है। और इसे जो है इस कानून को 1974 में पारित किया गया था, 1974 में, और यह 1 अप्रैल 1974 से देश में क्या हुआ कि लागू हो गया, 1 अप्रैल 1974 से। तो ये आपको ध्यान रखना है सीआरपीसी। और इसमें क्या है, तो सीआरपीसी में अपराधों को जांच करेगी पुलिस, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, और यह निर्धारित करेगी कि अपराधी दोषी है या नहीं है। तो यह सीआरपीसी में, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल स्वरूप कि मान लीजिए कि ट्रैफिक आप चलते हैं रूल रेगुलेशन पे, तो क्या होता है कि कई बार आप रोड पे देखेंगे गो स्लो लिखा हुआ है, आपका स्पीड लिमिट 90 से 100 बताया गया है। अगर कोई मोटर बाइक या लिया हुआ व्यक्ति अगर 90-100 को तोड़ने का काम करेगा, तो तेज चला रहा है, तो क्या है कि आईपीसी का 279 सेक्शन के तहत 6 माह की सजा दिया गया। तो यह क्या है 279, लेकिन जांच पड़ताल करने का काम कौन करेगा, सीआरपीसी के तहत होगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस जो है आपको जानना चाहिए। या छोटी छोटी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी और मेंस इंटरव्यू दोनों के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ अब यह जब न्यूज समाप्त होता है, तो अब जो नया लाया गया है उसमें नया में क्या है कि सारी प्रक्रिया भारतीय को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अलग अलग, जो आप सिंपल से कोई अपराध करते हैं तो कई बार क्या होगा कि सुधारात्मक उपाय आपके साथ जुड़ा हुआ है। यह भी जैसे माने कि मंदिर हो गया, ट्रैफिक हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड काम आपको दिया जाएगा। लेकिन आप जघन्य अपराध करते हैं तो उसकी सजा भी भयंकर होगा, और इसमें अभी जो नया कानून बना है न्यायिक प्रक्रिया के तहत, इसमें आप देख पाएंगे कि इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि त्वरित न्याय आपको मिल जाएगा, और तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का भी इस्तेमाल बड़े स्तर पर, जांच, लैब, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना था। ये था सीआरपीसी और आईपीसी में क्या क्या डिफरेंस है, यह जान गए होंगे। दूसरा था न्यूज, आपका जो न्यूज है वह न्यूज है न्यूज क्लिक। यह जो है कि ये न्यूज क्लिक क्या है कि भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो चाइना आपका दुश्मन देश पड़ोसी है,
वो हमेशा चाह रहा है कि भारत कमजोर हो जाए। अमेरिका के एक करोड़पति है, उसका नाम है नेविल रायसिंघम। नेविल रायसिंघम, इसी को क्या है कि चाइना पैसा दे रहा है और पैसा देकर भारत के लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लाख कमी हो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लेकिन इससे कोई बेहतर शासन व्यवस्था नहीं होता है। तो इसको कमजोर करने के लिए ही नेविल रायसिंघम ने चाइना से पैसा लेकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करवा रहा है। तो आपको न्यूज क्लिक पूछ देगा कि न्यूज क्लिक समाचार में था, क्यों था, तो आप जवाब दे लेंगे। यहां तक आपकी जानकारी हो गई होगी। अगला जो हमारा न्यूज है कि राज्यसभा सांसद, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, इन दोनों सांसद महोदय को क्या किया गया है कि अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया गया है। तो यह भी न्यूज छोटे से एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होता है। फिर हमारा न्यूज था चीन द्वारा भारत का जासूस कराना। तो यहाँ पे मैप बना हुआ इंडिया। अब देखें कोलंबो जो उसका बंदरगाह है, कोलंबो बंदरगाह पर क्या हुआ है कि चाइना का जासूसी पोत हाइयांग 24 हाओ यह खड़ी है और भारत की जो मूल चीजें हैं जो सुरक्षा से रिलेटेड है उसका जांच पड़ताल करने के लिए वो खड़ा किए हुए है। दूसरा एक और न्यूज 2022 का हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में है, यहाँ भी 2022 में क्या किया था, इवान बांग 5 चाइनीज मिलिट्री जासूस था नौसेना का। यह भी भारत ने विरोध किया था कि भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने का काम है। तो ये आपको चीन द्वारा भारत का जासूस कराना, यह न्यूज आपको याद रखना चाहिए, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो न्यूज था कि अमेरिका के जो हवाई का जो माउई द्वीप है, माउई द्वीप, यहाँ पे क्या हुआ है कि जंगल में आग लगा है, यहाँ से जो बरगद का वृक्ष गया था वो भी जल गया है। तो यह पूछेगा कि माउई द्वीप कहाँ है, तो अमेरिका में है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसको, एक और जो छोटा सा न्यूज था मालाबार सैन्य अभ्यास, यह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभ्यास, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो मालाबार सैन्य अभ्यास में उसको याद रखना है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को याद रखिएगा। छोटे एग्जाम के दृष्टिकोण से या यूपीएससी में नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है, या वनडे टाइप का कोई भी अदर्स एग्जाम होगा तो वहां पे इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट, यह भी काफी उपयोगी, क्योंकि इस सब छोटे छोटे न्यूज पे हम लोगों का फोकस नहीं हो पाता है और कई बार यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ के सेना के द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम, याद रखिएगा क्या नाम है, मोहम्मद बजौम को सत्ता से हटा दिया है। तो पूछेगा कि हाल ही में अफ्रीका महादेश के किस क्षेत्र में या किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुई है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि सर नाइजर में हुआ है। तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ तो बात आया कि नाइजर, तो नाइजर को जब आप देखेंगे तो उसके जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है, तो उसको याद कैसे रखना है कि भाई नाइजर को, तो याद रखने का तरीका है कि भाई लिबिया उसी से जुड़ा हुआ है, पहला, चाड उसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा नाइजीरिया उसकी सीमा जुड़ता है, तीसरा, चौथा बेनिन को रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा, पांचवा बुर्किनो फासो को भी याद रखना है, छठा माली को याद रखना है, और सातवां अल्जीरिया को याद रखना है। यानी कि 7 ऐसे देश हैं जिसकी बाउंड्री नाइजर से लगता है। यह अफ्रीकी महादेश का देश है, अफ्रीका महादेश में टोटल 54 देश हैं। तो यह याद रखिएगा और इससे क्या होगा कि आपके अगर इस जगह से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। दूसरा, रूस का लूना 25 चंद्रयान मिशन, याद रखिएगा। तो यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। ऐसा हुआ है कि रूस ने पहली बार 47 साल बाद हमने क्या किया कि चंद्रमा के लिए लूना 25 आपको लॉन्च किया है। या इससे पहले 1976 में क्या था कि रसिया ने लूना 24 को लॉन्च किया था, और लूना 25 को आप देख पाएंगे कि कहां से लॉन्च किया गया है, तो बोस्टोचेन कॉस्मोड्रोम, तो याद रखिएगा से लॉन्च किया गया है बोस्टोचेन कॉस्मोड्रोम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर यह अभियान जो चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान 3 की तरह ही है, अगर यह सफल हो जाता है तो क्या होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो यान है वो पहुंचने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पे कई ऐसे खनिज संसाधन हैं जिसमें सभी देश, जो विकसित देश है, वह चाहते हैं कि उसको लाभ मिले और भी शोध होगा उस पर। तो इस दृष्टिकोण से
आपको लूना 25 को याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए इस तरह के प्रश्न करेंट अफेयर्स में, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला जो हमारा न्यूज है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन एक्ट। तो यह जो है अब क्या हुआ है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या है कि स्वीकृति मिल गया है। दूसरा यह क्या होगा कि यह कानून अध्यादेश की जगह लेगी। यह जो कानून है अध्यादेश की जगह लेगी। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश को जब आप संविधान के हिसाब से समझने का काम करेंगे तो आर्टिकल अनुच्छेद 123 यह मंत्रिमंडल के सुझाव पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वही दूसरी तरफ से आप देखेंगे संविधान सभा के द्वारा जब सुझाव दिया जाता है तो 213 के तहत राज्यपाल महोदय क्या करते हैं कि अध्यादेश लाने का काम करते हैं। तो यह जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन यह अध्यादेश का जगह लेगा। और अध्यादेश जो है आपको कब से पारित किया जाएगा माना जाएगा, तो 19 मई 2000, ये सब डेट याद रखिएगा, 19 मई 2023 जिस दिन अध्यादेश वाला दिन से ही माना जाएगा, लागू माना जाएगा। कि यह कानून कब से लागू माना जाएगा, तो 19 मई 2023 को। हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को एक निर्णय दिया था कि जो सेवा क्षेत्र है दिल्ली सरकार के सेवा विभाग पे अधिकार होगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने अति उत्साह में अपना निर्णय लेते गया और अंततः क्या हुआ कि भारत सरकार को या वर्तमान सरकार को लगा कि नहीं, दिल्ली का जो नियंत्रण जैसे पहले था उसी तरीके से होना चाहिए। इसलिए नए अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम को पारित करने का काम किया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि यह जो अध्यादेश से चर्चा करेंगे, अध्यादेश कैसे आता है कि अब इसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार का नियंत्रण दिल्ली पर बढ़ गया है। एलजी का पावर में बढ़ोतरी हो गया है कि मान लिया जाए कि सचिव लेवल पे भी कोई सुझाव आता है या कैबिनेट कोई भी सिफारिश करती है, अगर सचिव के जो विचार है उससे अगर एलजी सक्षम नहीं होते तो उस विचार को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री केवल कठपुतली जैसा हो जाता है। मुख्यमंत्री योजना ला सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन मेन पावर एलजी और एलजी के साथ साथ केंद्र के अधीन हो जाता है। तो यहाँ कई सारे डिबेटिंग पॉइंट हो जाएंगे, कई सारे मेंस के मुद्दे हो जाएंगे। अब बात करता है इन सारे बात के साथ साथ बढ़ना चाहिए आपको अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश के बारे में बताना है कि सर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं जब संसद का सत्र नहीं चलता है और देश को लगता है, राष्ट्रपति महोदय को या केंद्रीय मंत्रिमंडल को, कि देश को कानून की अति आवश्यक है, इसलिए अध्यादेश, और यह अध्यादेश उसी तरीके से लागू प्रभावी माना जाता है जैसा कि आप देख पाएंगे कि संसद द्वारा पारित कानून। लेकिन अध्यादेश के साथ क्या होता है कि इसे कम से कम 6 सप्ताह के अंदर संसद के द्वारा स्वीकृति आवश्यक होता है, अन्यथा यह अध्यादेश धीरे धीरे क्या होगा कि समाप्त मान लिया जाएगा। तो आपको अध्यादेश पारित कराना 6 सप्ताह के अंदर में। कई बार ये प्रश्न 6 सप्ताह वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 123 को याद रखना है। उसी तरीके से ठीक राज्यों में क्या होता है कि 213 के तहत गवर्नर साहब, मतलब संविधान या केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वहां का, विधानसभा का, उसके सिफारिश पर अगर राज्य को आवश्यकता होता है कि अभी कानून की आवश्यकता है तो उसको पारित करा लिया है। तो अभी तक क्या हुआ कि सेंटर में देखेंगे कि कम से कम 670-75 से अधिक बार अध्यादेश लाने का काम किया गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यह आपसे रिलेटेड जो प्रश्न थे जो आपको दोनों लिंक करता है, इसलिए मैंने इसको लिखने का काम किया, समझाने का काम किया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अभी जस्ट हमने कहा कि पीएम साहब ने क्या कि मध्य प्रदेश में बड़तुम्मा में क्या हुआ है कि रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। अब रविदास जी के बारे में याद रखना है कि इनका जो विचारधारा है, समाज सुधारक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, कवि थे। इनके विचारधारा को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया है। यूपीएससी हिस्ट्री सेगमेंट से यह प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी कई सारे दोहा, कविता और गीत आप लोग गाते हैं, हम लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो यह जो हमने लाइन बताया, इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं कविता में। जो कविता है, जो इनका गीत है, इससे आप एस्से में कोट कर सकते हैं, जहां नीड होगा कि हे प्रभु तुम दीपक हो, हम क्या हैं, बाती हैं,
जाकी ज्योति बरे दिन राति, जिससे इसी कारण ये जो ज्योत है मानव की आत्मा एनर्जी जो चल रहा है इसी कारण से चल रहा है। अगर आप न होते तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं होता। तो यह प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राति, इसको आप कोट इससे में कर सकते हैं। तो आपको संत रविदास साहब के बारे में भी जानना चाहिए, वह हमारे सुधारक रहे हैं। ठीक है, बनारस में जन्म हुआ, चमार समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिया, विचार दिया, वह आधुनिक, आज जो हम लोग आधुनिक काल में पैदा लेने के बावजूद भी उतना सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आज भी हम लोग शिक्षित भारतीय होने कहते हैं कि शिक्षित तो नहीं है, साक्षर हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि भले बड़े बड़े बात सामने बनाते हैं, लेकिन करते क्या है कि उसका जात पूछ लेते हैं, तुम किस जाति से हो, तुम्हारे साथ हमारा लगाव नहीं अच्छा है, तो कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम, ये सब हम लोग करते रहते हैं, जो कि क्या है कि यह देश को या संविधान को और समाज को हमेशा खोखला करने का काम करता है। तो उम्मीद करूंगा कि हम लोग को विचारधारा को क्या है कि बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर सोचना पड़ेगा। हम अपने जो नीचे वाला पीढ़ी है उन्हें हमेशा अच्छी शिक्षा दें और उन्हें समझाने का काम करेंगे कि जात पात जो है, जात पात नहीं, मानव और प्रेम मोहब्बत ही सबसे बड़ा ताकत है। तो इन्होंने समझाने का काम किया, यहाँ तक बात हमने समझाया। अब आया खेल से रिलेटेड, जिनका रुचि है उनको याद रखना है, जिनका रुचि नहीं है फिर भी उनको याद रखना है। कारण क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो चेन्नई में हुई है, इसमें जो हमारे कप्तान साहब थे हरमनप्रीत साहब के नेतृत्व में भारत ने क्या किया है कि मलेशिया को पराजित करके हम लोग चौथी बार हम लोग एशियाई चैंपियनशिप को जीतने का काम किए हैं। तो याद रखना है कि पूछेगा कि एशियाई चैंपियनशिप भारत ने कौन सा बार जीता, चौथी बार किसको हरा के जीता, तो मलेशिया को हरा के जीतने का काम किया है। और हम लोग क्या क्या किए हैं कि देखिए 2011 में भी जीते हैं हम लोग, 2016 में जीते हैं, 2018 में और 2023 में जीते हैं। तो यह आपको आपके खेल के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। अगला जो है अभी क्या है कि स्थिति जो हमारा है, जो पीओ को लेके भी कई सारे इशू चल रहे हैं, तो हमारे सरकार ने श्रीनगर एयरबेस पर क्या किया है कि MiG-21 को खड़ा करने का काम किया है। एक ये भी छोटा सा न्यूज था। दूसरा एक और न्यूज था, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हाल में किस दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। तो यह याद रखिएगा। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब जस्ट आया कि भ्रष्टाचार के मामले में G20 बैठक, तो इसका जो न्यूज था, यह बैठक हो रहा है कोलकाता में। आपसे अगर यहाँ जाना होगा तो पहले पूछेगा कि कहाँ हो रहा है, तो भाई ठीक है कोलकाता में हो रहा है। तो फिर G20 संगठन कैसा है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बताना है कि सर देखिए घबराने की बात नहीं, यह ऐसा संगठन है यानी कि विकसित और विकासशील देशों अर्थव्यवस्था का अंतर सरकारी मंच है। यह कैसा है, अंतर सरकारी मंच है, विकसित भी देश है इसमें और विकासशील, दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं G20 से रिलेटेड। तो G20 का जो आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुआ था। भारत इसका जो अध्यक्षता कर रहा है दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हम लोग अध्यक्षता करने का काम करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि इसी बैठक में, जो दिल्ली में लास्ट में बैठक होगा नवंबर में, उसके माध्यम से भारत सरकार चाहेगी कि रूस यूक्रेन समस्या का सॉल्यूशन निकाल दिया जाए और वैश्विक स्तर पर शांति कायम किया जाए। भारत सरकार का मेन विजन होगा, क्योंकि उसका प्रभाव दुनिया के साथ साथ भारत पर भी दिखाई पड़ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि ठीक है G20 जो है आपको 99 में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो G20 का उद्देश्य क्या है, विजन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताना है कि सर अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग करना इसका उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना। तीसरा वैश्विक वित्तीय संकट को टालना, वित्तीय जो मंदी आ जाता है, वित्तीय संकट आ जाता है, उसको टालने का काम करेगा। सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसको आप बता सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अब बात आई कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो मामला बैठक G20 का हो रहा है, इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं कि दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको अपना पूंजी लगाते हैं और वह सरकार को वह टैक्स नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार को नुकसान होता है। तो इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हुए वैश्विक स्तर पर रूल रेगुलेशन बनाने का चर्चा पर चर्चा हो रहा है। और यह जब आ जाएगा तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि इस पर हमने मेंस का भी क्वेश्चन बनाया, तो थोड़ा सा आपको मेंस के दृष्टिकोण से भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो ये हमारे इस चैप्टर पे ये न्यूज था हमारा। बढ़ते हम लोग अगले पेज की तरफ। अगले
बिहार का पहला हाथी गलियारा, देखिए बिहार का पहला हाथी गलियारा आपको दिखाते हैं। हाथी मेरे साथी आप जानते होंगे कि ये बड़ा ही फैमिलियर टाइप का ये पशु है। तो हाथियों को सुरक्षित और संरक्षित देने के लिए आप देखेंगे कि पहला हाथी गलियारा जमुई में विकसित किया जा रहा है। जमुई में, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ, जमुई में है। तो पहला हाथी गलियारा जमुई में बन रहा है। और टोटल देश में, अभी जस्ट हमने पीछे कहा भी था कि 150 हाथी गलियारा है। और जमुई का जो हाथी गलियारा है, चरका पत्थर, याद रखिएगा, चरका पत्थर, बटिया, मधुबा, उपबीट के बीच है। ये इसमें क्या है कि एक बार में 9 से 10 हाथी जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यह जो पहला गलियारा बनाया गया है, यह मई में बैठक हुआ था विश्व वन्य जीव कोष WWF की रिपोर्ट आने के बाद ही ऐसा किया गया है। ऐसे नहीं किया गया है कि वैश्विक स्तर पे जो संगठन है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो फिर क्या हुआ कि आगे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया कि 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। तो 1992 को भी हमको याद रखना है। बिहार के जो एग्जाम देने जाएंगे उन्हें क्या करना चाहिए कि इन्हें याद रखना चाहिए। तो पीटी का भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा, इंटरव्यू में भी आप डाटा अगर कुछ पूछ दिया गया पर्यावरण से रिलेटेड तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये था इस पेज का न्यूज। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ। अब आया एक न्यूज था आज हरित क्रांति से रिलेटेड, नई हरित क्रांति। तो नई हरित क्रांति से पहले हमने सर्वप्रथम हमने सोचा कि क्यों ना आपको हरित क्रांति शब्द की, जो इस शब्द को गढ़ने का काम किया है डॉक्टर विलियम गॉड। किसने गढ़ा है? तो डॉक्टर विलियम गॉड साहब को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि पीटी के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, ऐसे भी आपको मेंस में भी यह एरिया मदद करेगा। दूसरा कि विश्व में हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे वह अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग साहब को याद रखिएगा। तो वहीं भारत में MS स्वामीनाथन साहब को याद रखना है। तीसरा, अब क्या हुआ कि भारत में आपको पता ही होगा कि भारत जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। हमारे गार्जियन, मजबूत गार्जियन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू और महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, अंबेडकर जैसे, बहुत सारे, मुखर्जी साहब जैसे बहुत महान नेता थे। उन्होंने कहा कि देश को एक दिशा में लेके चलना है। लेकिन क्या होता था कि कई बीच में आप देखेंगे कि 65 में भारत और पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ रहे थे। तो खाद्यान्न की बहुत खराब स्थिति थी, खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी। तो उससे पहले, मतलब हरित क्रांति 1966-67 में शुरू करने से पहले भारत सरकार ने प्रायोगिक तौर पे कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड कार्यक्रम चलाने का काम किया, जिसमें भारत में सर्वप्रथम देखेंगे कि 1960-61 में गहन जिला कार्यक्रम IADP पूछेगा कि गहन जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो याद रखना है 1960-61, मतलब इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम 7 जिलों में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था किसानों को ऋण, बीज और खाद और औजार उपलब्ध कराना। तो आपसे पूछ देगा, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है गहन जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो 1960-61 में 7 जिले में किए गए थे, किसानों को ऋण, बीज और खाद उपलब्ध कराना। बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि 1964-65 में आप देखेंगे कि 64-65 में 60-61 के जस्ट बाद 64-65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम पूछेगा। तो यह भी ध्यान रखना है, गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ कि 65 में हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे और उसी समय आप देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि सूखे की स्थिति है। एक तो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, सूखे की स्थिति है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका से एक एग्रीमेंट रखा था राशन के लिए कि भाई आपको अनाज हमको दीजिए PL 480, लेकिन उसने क्या किया कि हमारे साथ दोगलापंथी की और धोखा देने का काम किया। जो सड़ा गला अनाज था वो भारत को भेजने का काम किया। तो भारत सरकार को लगा कि नहीं, अपने देश को सशक्त और समृद्ध करना है। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर, मजबूत प्राइम मिनिस्टर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान और जय किसान। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि वर्ष 1966-67 में क्या हुआ कि मेक्सिको से लाया गया जो बीज था उसको भारतीय मृदा के अनुरूप उसके जीन को चेंज करके क्या हुआ, मॉडिफाई करके पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पे रासायनिक खाद, बीज, सिंचाई का उत्तम प्रबंधन करके जब इसका प्रयोग किया गया तो देखा गया कि गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आया और आपको भारत ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ गया। और आज जो है आत्म खाद्यान्न के मामले में भारत सशक्त और आत्मनिर्भर हो गया है, दुनिया को भी सहयोग करने का काम करता है।
तो आपको 1966-67 को भी याद रखना चाहिए। या अब आ गया कि नई हरित क्रांति। इस बीच में एक थोड़ा सा लाइन छूट गया, लेकिन मैं बता देता हूं कि हरित क्रांति का क्या हुआ कि रसायन का अत्यधिक प्रयोग करने से, सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग, जल का प्रयोग करने से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृदा को काफी नुकसान हुआ, साथ ही मृदा घायल हुई और उत्पादन का तो असर पड़ा ही। और इसमें क्या हुआ कि हरित क्रांति इसी बेल्ट में रहा, आपको पूर्वी प्रदेशों में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक नहीं पहुंचा। इसलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है, और द्वितीय हरित क्रांति बागवानी फसलों को भी इंक्लूड कर दिया था। तो इसको भी सीक्वेंस में आपको याद रखना चाहिए था। तीसरा कि अब क्या हुआ कि नई हरित क्रांति की बात हो गई, और नई हरित क्रांति के लिए ही गुजरात के कच्छ जिले के कांडला जो ज्वारीय पतन, याद रखिएगा कांडला कैसा है, ज्वारीय पतन है, यहाँ पे इफ्को का नैनो DAP तरल उर्वरक षड्यंत्र। अब नैनो DAP तरल उर्वरक संत का आधारशिला गृह मंत्री साहब द्वारा रखा गया। तो जो नैनो उर्वरक DAP होगा यह पौधा के ऊपर ही होगा। जब पौधा के ऊपर होगा तो इससे क्या होगा कि मृदा भी प्रदूषित नहीं होगी, एक जल प्रदूषण नहीं होगा। तो इससे सोचिए कि फसल के लिए तो उपयोगी है ही, लागत दूसरी चीज है कि हम जो यूरिया या अन्य जो DAP खाद्य पदार्थ है भारत के पास नहीं है, तो दूसरे देशों से हम आयात करते हैं, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो आयात कम होगा, किसानों को लागत कम आएंगे, तो क्या होगा, भारतीय किसान समृद्ध और सशक्त होंगे, और जिसका प्रतिफल क्या है कि सामने आएगा। और भारत जब किसान सशक्त और समृद्ध होंगे तो भारत खुशहाल राष्ट्र में तब्दील होते हुए 1947 आते आते देश क्या होगा, विकसित राष्ट्र के रूप में सामने तब्दील हो जाएगा, और हम लोग क्या होंगे, स्वस्थ और समृद्ध होने का काम करेंगे। तो यह हमारा उद्देश्य और विजन है तृतीय यानी कि नई हरित क्रांति का। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, अगले पेज की तरफ। अब दूसरा क्या कि पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरोन मार्क 2 जो है ड्रोन लगाया गया है पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में, तो याद रखने की जरूरत है। अगला है ब्रिक्स बैठक दक्षिण अफ्रीका। तो हम लोग ब्रिक्स बैठक की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग बेसिक पहले जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में चर्चा जाने से पहले कि 16 जून 2009 को क्या हुआ कि रसिया के येकाटेरिनबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स का बैठक हुआ, और इसी बैठक में ब्रिक्स सामने स्थापित होने का काम किया। तो पहले यह ब्रिक के नाम से, ब्रिक्स नहीं था, यह क्या था, ब्रिक था, इसका नाम ब्रिक था। अब क्या हुआ 2010 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में क्या हुआ कि 10 में बैठक हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका को भी निमंत्रण देने का काम किया गया, और वहीं पे साउथ अफ्रीका जब पार्टिसिपेशन किया, सदस्यता ग्रहण किया, तो 5 देश इसमें आ गए, 510 देश बने, और 510 देश होने के कारण इसे ब्रिक्स कहा गया, जिसका मुख्यालय संघाई में है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में है, यह ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हमने अभी जो होने वाला है और साउथ अफ्रीका में, इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो चेन्नई में प्राइम मिनिस्टर 2019 में, और जिनपिंग जो वहाँ का राष्ट्रपति है, चाइना राष्ट्रपति जो हमारा मेन शत्रु मुल्क है, उसके साथ बैठक हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि गलवान घाटी 2020 का मामला है, उससे पहले चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पे डोकलाम का इशू 2017 में था, तो 19 में बैठक हुआ। संबंधों को 70 दिन कम से कम भारतीय सैनिक, और उसके पीछे डोकलाम जो इशू है उसके पीछे पता होगा कि 1949 का हमारा जो एग्रीमेंट है भूटान के साथ, उसमें कहा गया है कि विदेश नीति के तहत आपके जो सुरक्षा वाला एरिया है मैं उसमें सहयोग करने का काम करूंगा। 49 के ही जो संशोधन है उसे आगे चल के पुनः 2007 में संशोधित किया गया था, और उसके बाद 2017 में चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर 80 किलोमीटर, और जब भी उस पर अगर वहां तक सड़क डेवलप कर रहा था चिकन नेक के पास, यानी कि चाइना भूटान के क्षेत्रों में और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का जो एरिया आप देख पाएंगे, वहां तक क्या हुआ कि चाइना अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना रहा था। तो भारत ने कहा कि ये अब गलत है, और भारतीय सैनिक वहां डटने का काम किया, और 70-72 दिन होते होते उनको पीछे हटना पड़ा, और पीछे हट के भारत के साथ कहा कि भाई हम संबंध को ठीक रखने का काम करेंगे। तो 2019 में चेन्नई में प्राइम मिनिस्टर और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुआ, संबंध के जो जटिलता था उसको सरल बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि पुनः 2020 में गलवान घाटी
मैं इस पर भी एक छोटा सा मास्टर वीडियो बनाऊंगा कल कि गलवान घाटी भारत और चाइना के किस एरिया में है। तो आप देखेंगे अक्साई चीन जो भारत का ही था और उस पर अधिकार कर लिया है, वहीं पे अक्साई चीन पे आप देखेंगे ऑफ 8 फिंगर जो झील वाला एरिया है, उसके एरिया पे गलवान घाटी में एक सैनिक झड़प हुआ, जिसमें क्या किया था कि उन लोगों ने कमजोर चीनी सैनिकों ने जो पीठ पर हमला करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भारतीय सैनिक पर हमला किया और कुछ भारत के सैनिक शहीद हुए। और लेकिन भारतीय सैनिक ने इतनी वीरता से और साहस के साथ उनको लगा कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना अब ठीक नहीं है। तो अभी भी 19 दौर की वार्ता होने वाली है और विदेश मंत्री ने जयशंकर साहब का कहना है कि भारत का जो भारत चाइना संबंध है वह जटिलता का अंतिम शिखर पे खड़ा हुआ है और वह अभी जो व्यापारिक दौर की बात होता था वह अभी बंद है, क्योंकि विदेश मंत्री का कहना है या हमारे अभिभावकों या गार्जियनों का कहना है कि जब तक आप जो मेन मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि मैकमोहन लाइन को लेकर जो अरुणाचल हिस्सा में है उसको लेकर भी विवाद है। वो कहता है मैकमोहन जो भारत सचिव थे उन्हीं के निर्देशन में 1914 में खींचा गया था, उसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो कई इशू तो आप देखें कि लद्दाख वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा विवादित एरिया है, अरुणाचल में भी कुछ एरिया विवादित है और उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कुछ हिस्सा को लेकर विवाद बना हुआ है। लेकिन आप अरुणाचल पे चले जाइए, सिक्किम और अरुणाचल इस बाउंड्री पर भी कई सारे मुद्दे पे उसका विवाद दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यह जो बैठक होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन, क्योंकि वह भी आपका मेंबर है ब्रिक्स का, तो इसलिए उम्मीद बन रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। इससे पहले आपको G20 का जो बैठक बाली में हुआ था उसमें बातचीत हुआ था, वार्ता हुआ था, लेकिन बात आगे लाइन पर नहीं बढ़ पाया। तो अब जो देखते हैं कि आगे क्या होता है जब ब्रिक्स समिट होगा साउथ अफ्रीका में, तो वहां देखते हैं कि क्या स्थिति हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ब्रिक्स को दिखाया है आपको कि अफ्रीका महादेश को देखेंगे तो हमने प्रिटोरिया कहाँ है, केप टाउन, जोहान्सबर्ग को हमने दिखाया है और पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ पे देख लीजिएगा, ईस्ट लंदन। इसी बीच में 2 देश आपको दिखाई पड़ेंगे लेसोथो, एक ये भी ध्यान रखिएगा, स्थलरूप देश है स्वाजीलैंड, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो 2 ऐसे देश है इसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए मैप पे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ में आपसे पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंस पर्वत, कलाहारी मरुस्थल, ऑरेंज नदी। तो कलाहारी मरुस्थल को जब देखिएगा तो उसमें केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं है, वो बोत्सवाना और नामीबिया में है। तो ये तीनों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों को ध्यान रखने की जरूरत है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसका बाउंड्री, तो बाउंड्री में आपको फोकस क्या करना है कि नामीबिया को, लेसोथो को, स्वाजीलैंड को, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक को याद रखिएगा, यानी कि 2 4 6 देश को याद रखेंगे तो यहाँ से बात बन जाएगा, क्योंकि अफ्रीका महादेश में टोटल 54 देश है। तो उम्मीद करूंगा कि यह जो टोटल जो आपका न्यूज है यहाँ तक हमने बताने का काम किया। इसमें देश का ब्रिक्स सम्मेलन में आप देखेंगे कि रूस, ब्राजील, चीन, भारत, अफ्रीका, उद्देश्य है प्रत्येक सदस्यों का विकास, गरीबी उन्मूलन और आपसी आर्थिक विकास। यह आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य है कि आर्थिक विकास और सदस्य देशों का विकास हो। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है, ठीक है। जिम ओनील, मैंने भी पीछे कहा था, गोल्डमैन अर्थशास्त्री ने दावा किया था कि दुनिया किसका होगा, तो ब्रिक्स देशों का होगा। तो यह अब फिर हमने कहा कि न्यूज है दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी और चिनफिंग के साथ वार्ता आप होगी। तो वार्ता होगी तो हमने कहा कि आप इसको यहाँ तक का जो हमारा न्यूज था हमने आपको 14 तारीख के 14 अगस्त 12 से लेकर 14 अगस्त के जितने भी पीटी, मेंस और एसए के दृष्टिकोण से जो आपका उपयोगी न्यूज था आपको बताने का काम किया। एक और सूचना देना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पीटी, मेंस, इंटरव्यू, एसए के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सारथी फॉर सिविल सर्विस मेरे पास बेस्ट टीम है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके करियर में एक सारथी के रूप में, एक सहायक के रूप में जरूर मददगार साबित हो जाऊंगा पूरे टीम के माध्यम से। तो आप सारथी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए। हम लोग का नंबर जो है कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कर सकती हैं 9818438352। ये मेरा नंबर है 529818438352। आप सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर केंद्र से ऑफलाइन
ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, और यूपीएससी के लिए हम लोग जो अगला प्रोग्राम हमारा है 50 सीसेट का टेस्ट सीरीज और 50 जीएस का टेस्ट सीरीज होगा। तो ये हम लोग प्रक्रिया में आगे बढ़ाए हुए हैं और धीरे धीरे क्या होगा कि अभी देखे होंगे कि कई सारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं, उनका 4 लोग जुड़े थे सीडीपीओ एग्जाम के लिए, और भगवान का और हम लोग का मेहनत था, आशीर्वाद था ईश्वर का, और विद्यार्थियों का इतना मेहनत था, गाइडलाइन था हम लोगों का कि चारों का मतलब रिजल्ट हो गया और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं सब लोग सफल हो जाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस से आप जुड़िए, एक बेस्ट टीम है हमारे पास। और एक चीज और कहूंगा कि हम लोग कोई छल कपट करने के लिए नहीं कि आपका केवल पैसा और मतलब है, आपका कैरियर काफी उपयोगी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपका जो सहयोग बनता है उतना तो सहयोग आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जितने भी मित्र बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारथी फॉर सिविल सर्विस टीम को क्या करें कि प्रमोट करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन लास्ट में कि आने वाला जो 15 अगस्त है, कल जो 15 अगस्त है, इससे उल्लास हर्षोल्लास के साथ मनाना है और संविधान और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग क्या मिलेंगे कि 15 अगस्त को हर्षोल्लास से कल मंगाने का काम करेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।